नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल, आपका दोस्त, आपका सहयोगी, आपका व्यवसायिक सलाहकार। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा टैक्स बेनिफिट फॉर द स्टार्टअप अपडेटेड बाय फाइनेंस एक्ट 2021। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक स्टार्टअप को रिकॉग्नाइज करना, आइडेंटिफाई करना कि आपकी एंटिटी या आपकी कंपनी स्टार्टअप कंपनी है कि नहीं है। तो स्टार्टअप का डिफिनेशन क्या कहता है, उसके बाद हम देखेंगे कि टैक्स बेनिफिट के अंदर हमें किस तरह के टैक्स बेनिफिट स्टार्टअप कंपनी या एंटिटी को मिलते हैं। इसमें प्रॉफिट बेस्ड डिडक्शन जो आप देखते होंगे साइट वगैरह पे 80 का जो डिडक्शन है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे एंजल टैक्स, जिसमें हम कहते हैं कि फेयर मार्केट वैल्यू से अगर एक्सेस आप इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टार्टअप एंटिटी के अंदर तो वो टैक्स एग्जेम्प्ट होता है, उसको कहते हैं एंजल टैक्स। तो एंजल टैक्स के बारे में हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। इसके बाद सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेस। इनिशियल ईयर में आप अगर लॉसेस आप इनकर करते हैं अपने प्रोजेक्ट पे और बाद में उसको कैरी फॉरवर्ड करके आप सेट ऑफ करते हैं फ्यूचर में, तो उसके लिए क्या प्रोविजन है स्टार्टअप कंपनी के लिए। इसके अलावा हम देखेंगे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर उसको कोई इंडिविजुअल या एचयूए इन्वेस्ट करता है इन इक्विटी शेयर्स ऑफ द एलिजिबल स्टार्टअप तो वो डिडक्शन के लिए एलिजिबल है सेक्शन 54 जीवी के अंदर। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके सारे प्रोविजन सारे देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले आइए हम लोग सीखते हैं कि स्टार्टअप कंपनी को हम रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे कि ये स्टार्टअप है कि नहीं है। क्या होता है स्टार्टअप कंपनी का डिफिनेशन क्या होता है। तो स्टार्टअप इंडिया के साइट पर आप जाएंगे तो आपके साइट पे का पेज है, इज योर कंपनी ए स्टार्टअप, तो योर कंपनी मस्ट मीट द क्राइटेरिया कंसीडर एलिजिबल फॉर डीपीआईटी स्टार्टअप रिकॉग्नाइजेशन। क्या है, 5 तरह के कंडीशन है। सबसे पहला, आपका कंपनी या एंटिटी का एज कितना है, मतलब पीरियड ऑफ जो एग्जिस्टेंस जो है आपका एंटिटी का वो नॉट मोर देन 10 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तक ही कंसीडर किया जाएगा वो स्टार्टअप कंपनी। तो 10 ईयर इनकॉर्पोरेशन से 10 ईयर के लिए ही आपको आपकी कंपनी स्टार्टअप कंसीडर की जाएगी। दूसरा, किस टाइप के कंपनी या एंटिटी स्टार्टअप के अंदर आते हैं। तो ये जब स्टार्टअप साइट पे आप जाएंगे तो वहां पर आप स्टार्टअप पॉलिसी के अंदर आप देखेंगे स्टार्टअप इनकॉर्पोरेटेड एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या ये रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, अगर पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं और उसको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के यहाँ रजिस्टर करते हैं तो कंसीडर हो जाएगा। अदरवाइज ऐसे भी पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं लेकिन रजिस्टर नहीं करवाइएगा तो स्टार्टअप के अंदर वो नहीं आएगा। और तीसरा, ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो ये इस तरह के जो एंटिटीज हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो ये आपको स्टार्टअप के फॉर्म ऑफ द बिजनेस में आएंगे। इसके अलावा एनुअल टर्नओवर की कंडीशन जो है, तो शुड हैव एनुअल टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 100 करोड़ फॉर एनी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर सिंस इनकॉर्पोरेशन। जब से आपने कंपनी या एंटिटी बनाई है उससे जब तक वो स्टार्टअप है तो 100 करोड़ से ऊपर उसका टर्नओवर एक्सीड नहीं करना चाहिए। एंड फोर्थ, ओरिजिनल एंटिटी होना चाहिए। एंटिटी शुड नॉट हैव बीन फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्टिंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस। ऐसा नहीं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस को हमने स्प्लिट करके एक यूनिट बना दिया या रिकंस्ट्रक्ट करके रीस्ट्रक्चरिंग करके उसको बना दिया तो वो स्टार्टअप के जो डिफिनेशन है उसके अंदर नहीं आएगा। तो ओरिजिनल एंटिटी होना चाहिए। एंड फिफ्थ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है स्टार्टअप के लिए, इनोवेटिव एंड स्केलेबल। तो स्टार्टअप एंटिटी शुड वर्क टुवर्ड डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट of a product, process or service and or have a scalable business model। तो ये scalable business model क्या होता है, scalable that means आपका जो बिजनेस आप डाल रहे हो, जब डीपीआईटी आपको स्टार्टअप रिकॉग्नाइजेशन देखेगा तो ये चीज आपको देखेगा कि योर बिजनेस मॉडल इज स्केलेबल और नॉट। जो आपके जो डिमांड है, डिमांड को फुलफिल कर पाएगी कि नहीं, आपका जो बिजनेस है आप डिमांड के अनुसार फुलफिल कर पाएगी डिमांड को कि नहीं। दूसरा, आपका जो प्रॉफिट जो है कॉन्स्टेंटली आप रेवेन्यू के साथ आपका सेल्स फिगर भी ऊपर चला जाएगा और प्रॉफिट आपका उसके अकॉर्डिंगली जा रहा है, मतलब सेल्स ऊपर जा रहा है आपका। तो ये जो चीज है स्केलेबल बिजनेस मॉडल होना चाहिए विथ
high potential for creation of the wealth and employment. That is the innovative and scalable business को रिकॉग्नाइजेशन वो देते हैं DPIIT। तो यहाँ पर हमने देखा 5 कंडीशन है स्टार्टअप कंसीडर करने के लिए। पहला कि 10 ईयर्स से ज्यादा एग्जिस्टेंस में नहीं हो, 10 ईयर्स तक ही वो स्टार्टअप कंसीडर की जाएगी वो एंटिटी। दूसरा कंपनी का टाइप जो हो आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म और LLP, एनुअल टर्नओवर नॉट मोर देन 100 करोड़, ओरिजिनल एंटिटी होना चाहिए, इनोवेटिव एंड स्केलेबल बिजनेस मॉडल पे बेस होना चाहिए विद हाई पोटेंशियल ऑफ द क्रिएशन ऑफ द वेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये था स्टार्टअप को आइडेंटिफाई करना कि कौन सी कंपनी स्टार्टअप है, स्टार्टअप कंपनी के लिए क्या कंडीशन होने चाहिए। अब आइए हम लोग देखते हैं टैक्स बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे ये स्टार्टअप कंपनी को। सबसे पहला जो प्रॉफिट बेस्ड डिडक्शन है ATIAC, तो ATIAC का जो डिडक्शन है तो एलिजिबल स्टार्टअप कैन अवेल डिडक्शन ऑफ 100% ऑफ द प्रॉफिट। जितना भी प्रॉफिट है उसका 100% ऑफ डिडक्शन मिलेगा 3 consecutive years, any 3 consecutive years out of 10 years from the date of incorporation। जब से आपने कंपनी बनाई है, रजिस्टर की है आपने कंपनी, फर्म, LLP, तो उसके 10 साल के अंदर अब 3 consecutive ईयर के लिए आपको ये डिडक्शन मिलेगा, प्रॉफिट का 100% डिडक्शन मिलेगा। 3 consecutive ईयर का। अब ऐसा नहीं कि हमें मान लीजिए हमने 2016 में ये सेटअप किया था, तो एक बार हमने 2018 में ले लिया, फिर 2 साल के बाद लिया, फिर 2 साल के बाद लिया, ये कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स नहीं हुआ, लगातार आपको लेना होगा, 3 consecutive ईयर तक आपको लेना पड़ेगा। इसके लिए कंडीशन क्या क्या है, तो यहाँ पर कंडीशन ये है कि जो कंपनी जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी और एन LLP, तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी और एन LLP के फॉर्म में ये कंपनी होना चाहिए इस डिडक्शन को क्लेम करने के लिए। एंड सेकेंड, इट इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2016 बट बिफोर 1 अप्रैल 2021। लेकिन फाइनेंस एक्ट 2021 ने जो ये जो लास्ट डेट था इनकॉर्पोरेशन का अप्रैल 1 2021, तो 1 साल का और एक्सटेंशन करके इसको 31 मार्च 2022 तक इसका इनकॉर्पोरेशन का पीरियड रखा है कि अगर इस पीरियड में भी अगर इनकॉर्पोरेट होती है तो उसको स्टार्टअप कंसीडर किया गया। तो 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है आपको फाइनेंस एक्ट 2021 के द्वारा। एंड थर्ड कंडीशन है कि टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 100 करोड़ इन एनी फाइनेंशियल ईयर फॉर विच डिडक्शन इज क्लेम्ड। जिस साल के लिए डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं उसमें उसका टर्नओवर 100 करोड़ से उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा, इट इज नॉट फॉर्म बाय द स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। तो स्प्लिट अप और रिकंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल एंटिटी होना चाहिए। एंड next condition, it is not formed by transfer to new business of the machinery or plant previously used for any purpose। पहले हम यूज कर रहे थे उसको न्यू बिजनेस हमने ट्रांसफर किया, तो वैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है कि मतलब न्यू प्लांट एंड मशीनरी का एक्सेप्शन है कि अगर 20% जो है आपका सेकेंड हैंड गुड्स है इस तरह, तो आप उसको यूज कर सकते हैं, 20% तक अलाउ है। सेकेंड, अगर इंपोर्टेड सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी है तो उसके एज ए ट्रीटेड एज ए न्यू प्लांट एंड मशीनरी। एंड नेक्स्ट कंडीशन है, इट होल्ड्स ए सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबल बिजनेस फ्रॉम इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड ऑफ द सर्टिफिकेट। एक सर्टिफिकेट उसको लेना पड़ेगा इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड से टू क्लेम एग्जम्पशन अंडर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 के अंदर के लिए। और it is engaged in the innovation, development or improvement of the products or processes or services or a scalable business model with high potential of employment generation or wealth creation, or accounts should be audited by the chartered accountant। तो ये जरूरी हो जाता है क्योंकि आपका जो बिजनेस है, आप प्रॉफिट बेस डिडक्शन क्लेम कर रहे हो तो प्रॉफिट सर्टिफाई तभी हो पाएगा जब ऑडिटेड होगा। तो अकाउंट शुड बी ऑडिटेड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट। एंड यहाँ पर देखिएगा कि इसके अंदर एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है आपको बोर्ड से। तो इसके अंदर जो
स्टार्टअप पॉलिसी जो है उसमें लिखा है कि स्टार्टअप बीइंग ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और limited liability partnership which fulfill the condition specified ATIAC may for the obtaining certificate for the purpose of section 80 IAC of the Act एक application form number 1 along with the document board को submit करेगा and board इस पे satisfied होगी, सारा information आपको मंगाने के बाद सारा चेक कर लेगी कि आप कंडीशन में स्टार्टअप कंडीशन में आते हो कि नहीं होते। उसके बाद एक सर्टिफिकेट आपको ग्रांट करेगी ATIAC को। अगर उसको लगता है कि आपका कंडीशन फुलफिल नहीं करते हैं आपके लिए आपके, तो इन दैट केस वो रिजेक्ट भी कर सकती है एप्लीकेशन। तो ये था हमारा प्रॉफिट बेस्ड डिडक्शन ATIAC फॉर द स्टार्टअप। सेकेंड है जिसको हम लोग कहते हैं पॉपुलरली नोन एज एंजल टैक्स। इसका टैक्स एग्जेम्पशन ऑन द इन्वेस्टमेंट अबव फेयर मार्केट वैल्यू। सेक्शन है 56 सबसेक्शन 2 7B, जहां पर कहते हैं कि कंपनी इशुअर अदर देन नॉट बीइंग कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड टू इशू शेयर्स एट फेयर मार्केट वैल्यू। लेकिन क्या होता है कि एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय सच कंपनी इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, इन दैट केस एक्सेस बीइंग लायबल टू टैक्स एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इसको कहते हैं एंजल टैक्स। तो एंजल टैक्स से टैक्स बेनिफिट जो मिलता है, तो यहां पर टू क्लेम द ये एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए स्टार्टअप को एक डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ता है, फॉर्म नंबर 2 DPIT के पास फाइल करना पड़ता है अलॉन्ग विद द डिटेल्स। The exemption from levy of the angel tax under section 56 to 7B is available subject to जो एक नोटिफिकेशन आया है आपका, तो इस नोटिफिकेशन के जो कंडीशन है उसको फुलफिल करना पड़ता है। और हम लोग देखेंगे अभी क्या क्या कंडीशन क्या क्या है उस नोटिफिकेशन के अंदर, तो उसको एंजल टैक्स से टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो बड़ा अच्छा है, कैपिटल रेज जब आप करते हो तो मोर देन आप फेयर मार्केट वैल्यू से प्रीमियम पर आप इशू करते हो शेयर, तो इस प्रीमियम का जस्टिफिकेशन यहाँ पर देने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी आपको। तो इसके लिए आप देखते हैं कि आप एक फॉर्म फिल करते हैं, डिक्लेरेशन फाइल करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कंडीशन क्या क्या है इसमें। एक है कि एक स्टार्टअप जो कंडीशन फुलफिल करते हैं, इसके जो नोटिफिकेशन में जो कंडीशन दिए हैं उसको एक फॉर्म है, फॉर्म नंबर 2 DIPP को फाइल करते हैं, और वो अगर कंडीशन फुलफिल करता है तो उसके बाद वो DPIIT इसको जो है फॉरवर्ड करता है, CVDT को फॉरवर्ड कर देता है। आइए देखते हैं इसके अंदर जो एग्जेम्पशन लिखते हैं उसके लिए क्या क्या कंडीशन क्या है। तो एक स्टार्टअप शैल बी एलिजिबल फॉर नोटिफिकेशन अंडर 56 to 7B and clause 2 of the Income Tax Act, and consequence exemption from the provision of this clause, it fulfill the following condition। क्या क्या कंडीशन है? It has been recognized by the DPIIT। दूसरा, aggregate amount of the paid up share capital and share premium of the startup after issue of proposed issue of the share does not exceed 25 करोड़। तो यहाँ पर 25 करोड़ से ज्यादा आपका पेड अप कैपिटल और ये आपका शेयर कैपिटल और प्रीमियम है, उसको मिलाकर उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक प्रोविजो इसके अंदर दिया गया है कि इसकी जो एग्रीगेट जो 25 करोड़ है का जो लिमिट दिया हुआ है, तो 25 करोड़ में ये इंक्लूड नहीं होंगे। अगर नॉन रेजिडेंट को अगर इशू करते हैं शेयर्स, या फिर वेंचर कैपिटल कंपनी और वेंचर कैपिटल फंड को अगर इशू करते हैं, तो ये 25 करोड़ में इंक्लूड नहीं होंगे। फर्दर प्रोविजो कहता है कि consideration received by such a startup for share issued or proposed to issue to a specified company shall also be exempt and shall not be included in the computing the aggregate amount of paid up share capital and share premium 25 करोड़। तो specified company के केस में भी ये 25 करोड़ का ये एप्लीकेबल नहीं होगा। स्पेसिफाइड कंपनी क्या है, आप राइट साइड में देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि स्पेसिफाइड कंपनी मींस कंपनी whose shares are frequently traded within the meaning of the SEBI substantial acquisition of shares and takeover regulation 2021
2011 and whose net worth on the last date of the financial year preceding the year in which share are issued exceeding 100 crore rupees or turnover for the financial year preceding the year in which share are issued exceed 250 crore rupees. तो ये स्पेसिफाइड कंपनी का डेफिनेशन है। अब क्या है कि कंडीशन क्या क्या है, इट हैज नॉट इन्वेस्टेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग एसेट, जो ये आप जो रिसीव करोगे शेयर प्रीमियम शेयर कैपिटल ऑफ प्रीमियम उसको इन्वेस्ट, ये जो क्लॉज दिए हुए हैं यहाँ पर A to H तक, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए उसका। क्या क्या है आपका, building or land apartment there to being a residential house other than that used by the startup for the purpose of renting or held by it as a stock in trade in the ordinary course of the business। तो आप लैंड एंड लैंड अपार्टमेंट टू बीइंग ए रेसिडेंशियल हाउस, उसके में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद लैंड और बिल्डिंग और बोथ not being a residential house other than occupied by the startup for this business or use it for purpose of renting or held by it by stock in trade in the ordinary course of the business, and loans and advances other than loans and advances extended in the ordinary course of the business by a startup where the lending of the money is substantial part of the business। ऐसे आप ले, ऐसा नहीं कि इस पैसे को लेके आप लोन एडवांसेस दे दो, वो नहीं दे सकते आप। and a capital contribution made to any other entity, अब दूसरे एंटिटी में आप एज ए इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, एंड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट, यास और एनी अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ विच एक्सीड 10 लाख रुपीज, तो 10 लाख से एक्सीड आप मोटर कार्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते आप। अदर देन हेल्ड बाय अ स्टार्टअप फॉर द पर्पस ऑफ द, अगर स्टार्टअप, लेकिन अगर आपका प्लेइंग, हायरिंग, लीजिंग एज और स्टॉक इन ट्रेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो इन दैट केस आप कर जा सकते हो। ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो आप, अदर देन दैट हेल्ड बाय स्टार्टअप एज स्टॉक इन ट्रेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, and any other asset where in the nature of the capital asset or the otherwise of the nature as specified in sub clause 4 to 9 of the clause D of the explanation to clause 7 of subsection 2 of section 56 का जो ये है, तो यहाँ पर जो any other asset whether in the nature of capital asset or otherwise in the nature as specified, तो यहाँ पर आप ये इन्वेस्टमेंट, ये जो पैसे जो आएंगे आपके शेयर कैपिटल और प्रीमियम एक्सेस फेयर मार्केट वैल्यू, इन दैट केस आपको अगर एंजल टैक्स का बेनिफिट लेना है तो आपको यहाँ पर ये पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना होगा। प्रोविजो इसमें बताया गया है, प्रोवाइडेड दैट स्टार्टअप शैल नॉट इन्वेस्ट इन एनी ऑफ द एसेट स्पेसिफाइड इन सब क्लॉज ऊपर A to H for the period of 7 years from the end of the latest financial year in which shares are issued at premium। जहां आप शेयर प्रीमियम पे इशू किए हैं तो 7 साल तक आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। 7 साल तक आपका एक रिस्ट्रिक्टेड पीरियड है एक तरह से, तो उसमें आप इस पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा स्पेसिफाइड टर्म, स्पेसिफाइड कंपनी के केस में जो सेबी के अंदर जो थ्रेशोल्ड लिमिट दिया है उसके अंदर, और वेंचर कैपिटल कंपनी जो वेंचर कैपिटल फंड है आज पर जो डेफिनेशन दिए हैं उस वो वेंचर कैपिटल का कंपनी। तो वेंचर कैपिटल और नॉन रेजिडेंट के केस में अगर वहां पर अगर इन्वेस्टमेंट अगर वो उनका इन्वेस्टमेंट होता है तो आपका 25 करोड़ का जो लिमिट है आपका वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं कि थर्ड टैक्स बेनिफिट क्या है स्टार्टअप कंपनी के। तो रिलैक्स प्रोविजन फॉर द सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेस। जब कंपनी आप स्टार्ट करते हैं, स्टार्टअप स्टार्ट करते हो, इनिशियली में आपके खर्च काफी होते हैं, तो आप जो ये लॉसेस जो है आप इनकर करते हो, और लॉसेस आपके जब रहते हैं तो उसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, आगे के सालों में सेट ऑफ करते हैं। तो लेकिन लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ करने के लिए कंडीशन होता है कि जब लॉसेस आपका हुआ है और जब लॉसेस सेट ऑफ कर रहे हो तो उस समय आपका 51% ऑफ द शेयर होल्डिंग है जो सेम होना चाहिए, तभी आपको लॉसेस आ गया उस साल आप क्लेम कर सकते हो। लेकिन स्टार्टअप के लिए एग्जिम्पशन है इसके अंदर की या तो 51% ऑफ शेयर होल्डिंग कंटिन्यू हो, या फिर कंटिन्यू 100% ओरिजिनल शेयर होल्डर है वो कंटिन्यू है, इवन आपका 51% रिड्यूस भी हो गया है लेकिन वो ओरिजिनल शेयर होल्डर जो उसमें थे वो अगर कंटिन्यू है, तो इन दैट केस आप एलिजिबल फॉर द सेट ऑफ द कैरी फॉरवर्ड, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेस आप एलिजिबल हो जाते हो। अब आइए देखते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन
का जो इन्वेस्टमेंट है बाय इंडिविजुअल और HUF अंडर इक्विटी शेयर्स ऑफ द एलिजिबल स्टार्टअप अंडर सेक्शन 54GB, जिनसे उसके केस में उनको एग्जम्पशन यहाँ पे मिलता है 54GB। तो ये जो प्रोविजन 54GB ऑफ द इनकम टैक्स है, ये एग्जिम्ड करता है कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इफ द अमाउंट ऑफ नेट कंसिडरेशन इज इन्वेस्टेड इन अ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज SME इंटरप्राइजेज एंड एलिजिबल स्टार्टअप। तो उसके अगर इक्विटी शेयर्स में आप जाके इन्वेस्ट कर देते हैं तो आप यहाँ पर आपको एग्जम्पशन मिलता है। तो इसके केस में इंडिविजुअल और HUF अगर कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल करता है बीइंग लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट एंड इन्वेस्ट द नेट कंसिडरेशन ऑफ द कैपिटल एसेट टू सब्सक्राइब 25% or more of the share capital or voting right of the eligible startup, then amount of the capital gain shall not be chargeable to tax under section 45 of the income tax act। इसके अंदर अगर आपका नेट कंसिडरेशन इक्वल या लेस देन द कॉस्ट ऑफ द न्यू एसेट है, देन इंटायर अमाउंट ऑफ द कैपिटल गेन इज एग्जेम्प्ट। और अगर मतलब अगर वो ज्यादा है, आपका नेट कंसिडरेशन इन्वेस्टमेंट अमाउंट से ज्यादा है, इन दैट केस आपको प्रोपोर्शनेट अमाउंट जो है आपको टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा। जैसे इन्वेस्टमेंट इन न्यू एसेट इनटू कैपिटल गेन अपॉन नेट कंसिडरेशन, इस प्रोपोर्शन में आपका जितना अमाउंट निकलेगा उतना ही आपको टैक्स डिडक्शन मिलेगा, एग्जम्पशन मिलेगा अंडर सेक्शन 54GB के अंदर। इसके अंदर प्रोविजो है कि आपका इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी और न्यू एसेट एक्वायर्ड बाय द कंपनी आर नॉट सोल्ड और ट्रांसफर। ये जो आप एक्वायर करेंगे इसको 5 साल तक फ्रॉम द डेट ऑफ द एक्विजिशन आपको सोल्ड नहीं करना है, ट्रांसफर नहीं करना है। दिस एग्जम्पशन विल बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन द एलिजिबल स्टार्टअप एंड विल प्रमोट देयर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। तो ये थे हमारे टैक्स बेनिफिट फॉर द स्टार्टअप कंपनी। हमने देखा कि स्टार्टअप कंपनी के लिए क्या क्या टैक्स बेनिफिट मिलेंगे, जिसमें हमने प्रॉफिट बेट डिडक्शन देखा। ATIS के 3 साल के लिए आपको ये आपको डिडक्शन मिलेगा, आपको 100% ऑफ द प्रॉफिट। सेकेंड हमने देखा इसके अंदर एंजल टैक्स के बारे में देखा कि आपको फेयर मार्केट वैल्यू से अगर एक्सेस कोई इन्वेस्टमेंट करता है यहाँ पे, तो इन दैट केस जो प्रीमियम अमाउंट होता है और उस पर आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अगर एंजल, जिसको एंजल टैक्स कहते हैं, उसको पर आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा अगर आप इसको इसके लिए अप्लाई करते हैं, डिक्लेरेशन फाइल करके आप उससे सर्टिफिकेट लेते हैं। थर्ड हमने देखा यहाँ पे सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेस के का बेनिफिट हमें मिलता है। जो कंडीशन जो होते हैं 51% का, उसका एक सब्स्टिट्यूट भी है, 51% हो या फिर ओरिजिनल शेयर होल्डिंग कंटिन्यू अगर है हमारा, तो सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड का लॉसेस का हमको क्लेम मिल जाता है। इसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का इन्वेस्टमेंट अगर इक्विटी शेयर्स ऑफ द एलिजिबल स्टार्टअप में करते हैं तो वो टैक्स बेनिफिट मिलता है। Thank you, friend. Thank you so much for watching this video on the tax benefit on the startup. If you have any query or doubt, then please give your query or doubt in comments box or message on WhatsApp number 9122050937, or you may call by 6 PM to 7 PM at a given number. Thank you so much.